हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक आपकी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 6 एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज में दे रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है सिर्फ क्लास 12 में ये काम आता है, बहुत सारी जगह पर आपको ये यूज में आपने देखा होगा। कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। ठीक है, देखो 1950s के बाद ही आप यूँ समझो, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही, उसके बाद 1919 तक दुनिया को ये रियलाइज होने लग गया कि भाई साहब जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमें बहुत सारी समस्याएं फेस करने को मिल सकती हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे फॉर एग्जांपल ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है ना। इसके अलावा आप देखो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक मेजर समस्या बनती जा रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं होने लग गई थी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एक मतलब मेन मुद्दा बन चुका था, डिफॉरेस्टेशन एक मुद्दा बन चुका था, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं एक मुद्दा बन चुका था। मतलब आपको देखने को मिलेगा 1950 के बाद 1990 के बीच में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी दुनिया में, थोड़ा सा तो मतलब एक एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट दी वर्ल्ड स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि यार ये जो समस्या है इनके लिए सॉल्यूशन कैसे किया जाए, इनके लिए जिम्मेदार कौन है, हाउ वी विल टैकल विद दीज प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं से हम कैसे निपटेंगे, मुद्दा ये था। अब कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा। अब देखो समस्या तो कैसी है, सबकी है। एनवायरनमेंट में जो समस्याएं आ रही है, जो पॉल्यूशन हो रहा है वो ऐसा तो है नहीं एक देश को नुकसान करेगा, या एक देश अगर पॉल्यूशन कर रहा है तो उसको ही समस्या होगी और दूसरे को समस्या नहीं होगी। समस्या तो है कॉमन। कैसी समस्या है, समझ रहे हो ना, कॉमन। मैं यार चाहता हूँ कि वर्ड का मतलब समझो आप, है ना। वैसे तो आपको 1 मिनट में 2 मिनट में इसकी वीडियो मिल जाएगी, वो नो बड़ी बात नहीं है, मगर टॉपिक एक बार ढंग से समझ में आ गया फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो समस्या कैसी है, कॉमन है। कौन सी समस्याएं, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, समस्याएं तो आपकी हैं कॉमन, मगर अब इनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है। अब देखो आपको अगर पता हो तो हमारी दुनिया में थोड़ा और बेसिक में चलते हैं। जैसे अगर हम पृथ्वी को ऐसे 2 भागों में बांट दें, ऊपर वाले भाग को बोले हम नॉर्थ और नीचे वाले भाग को बोलेंगे साउथ। ठीक है, बीच में इक्वेटर है। तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, आपने देखा भी होगा, नॉर्थ में जो कंट्रीज हैं वो सारे के सारे कंट्रीज डेवलप्ड है मोस्टली। मतलब मोस्टली कंट्रीज कैसे हैं, डेवलप, सारे नहीं है, मोस्टली कंट्रीज कैसे हैं, डेवलप्ड। साउथ में अगर आपको देखने को मिलेंगे कंट्रीज हैं डेवलपिंग। अब डेवलप्ड डेवलपिंग क्या कंट्रीज में क्या डिफरेंस है आप जानते होंगे। डेवलप्ड कंट्री वो होते हैं जिनके पास पर कैपिटा इनकम हाई होती है, जिनकी मतलब हाई टेक्नोलॉजी जिनके पास होती है और बहुत पहले से ही वो मतलब डेवलप हो चुके हैं, और इनको हम इंडस्ट्रियलाइज नेशंस भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इंडस्ट्रियलाइज नेशंस। साउथ में अभी बिल्कुल पुअर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत पुअर है, मतलब है ना। तो एक चीज़ तो ये समझ भाई। दूसरी बात अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा और लिंक करना चाहूँगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लिंक करना चाहूँगा। आप सबको पता है 1750s के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है, और ये शुरुआत आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ में जो कंट्रीज थे, है ना, जो कॉलोनियल पावर्स हुआ करती थी, किसी टाइम पे 2 अलग अलग देशों पर राज करते थे। जैसे इंग्लैंड हो गया, है ना, इंग्लैंड के बाद फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, है ना, पोर्चुगीज हो गए, फिर ये अपना अमेरिका हो गया। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से डेवलपमेंट पहले हुआ। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से नॉर्थ में इंडस्ट्रीज पहले सेट हुई, साउथ में तो बिल्कुल मतलब ये ज़्यादातर कंट्रीज थे, ये ऊपर वाले कंट्रीज के गुलामी हुआ करते थे। तो यहाँ पे जब इन्होंने इंडस्ट्री सेटअप कर दी तो इन्होंने बहुत पहले से ही पॉल्यूशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब दूसरी बात अगर हम साउथ के कंट्रीज की बात करें, साउथ में स्पेशली आपको पता है ज़्यादा कंट्रीज है नहीं, मतलब मेनली एक तो इंडिया, दूसरा चाइना, इनके बारे में ज़्यादा बात की जाती है। तो आप देखो इंडिया आज़ाद कब हुआ, 1947 में। चाइना कब आज़ाद हुआ, 1949 में। चाइना ने कब अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया, चाइना 1978 में चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया था, जिसका नाम था ओपन डोर पॉलिसी। इंडिया कब लेके आया था इकोनॉमिक पॉलिसी, 1991। तो यार हम तो अभी पॉलिसी लेके आए इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए, है ना। 1991 में कौन सी पॉलिसी आई थी हमारी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी आई थी। ऐसे ही चाइना ने भी धीरे धीरे करके अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था। तो भैया इंडिया चाइना में जो इंडस्ट्रीज लगने लगी हैं वो 1990 के आसपास लगने लगी है। 1990 के बाद जब ये पॉलिसी आई है उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। मगर इससे इस समय तक तो पॉल्यूशन ऑलरेडी हो चुका था, एक अच्छे लेवल पर हो चुका था। इस समय पे तो ऑलरेडी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से एक बड़ा रूप ले चुकी थी, एक विकराल रूप ले चुकी थी। जब बात आई कि यार इन प्रॉब्लम्स को कैसे अब जिम्मेदारी कौन लेगा, तो यही
यहीं पर मुद्दा आता है। यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री क्या कहते हैं कि देखो भैया ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सबकी है और इनको सॉल्व करना हम सबकी जिम्मेदारी है, तो सबको बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। यहाँ पर जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, स्पेशली इंडिया, चाइना, इन्होंने आवाज उठाई, हाओ हो भाई साहब, वो क्या कर रहे हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, पॉल्यूशन तुमने किया है ना, एनवायरमेंट को पॉल्यूट तुमने किया, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स तुमने क्रिएट करी, इंडस्ट्रियलाइजेशन तुम्हारे यहाँ सबसे पहले हुआ, तुम हम क्यों भाई इसमें मतलब पैसा वैसा देंगे, हम क्यों मतलब इस जिम्मेदारी को लेंगे, हमने तो अभी चलना स्टार्ट किया है, हम कैसे मतलब इसमें बराबर दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक टेंशन स्टार्ट होती है, इसी चीज को हम मतलब समझेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्लू कंट्रीज आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं ग्लोबल नॉर्थ, ऑस्ट्रेलिया भी इसी में ले लेते हैं ना, न्यूजीलैंड भी ले लेते हैं, और ये जो रेड कलर में है ये है ग्लोबल साउथ, है ना। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में अंतर समझ लेना, ठीक है। ओके तो अब ये क्या रखा है, कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप समझो, एक एक लाइन समझाता हूँ, बैकग्राउंड आपके माइंड में सेट हो गया होगा, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ ओवर द इशू ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो एनवायरमेंट के कंजर्वेशन को लेकर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ नॉर्थ वांट टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब देखो ऊपर की जो कंट्री है डेवलप्ड कंट्री क्या कह रहे हैं कि यार एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। व्हाइल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ साउथ फील दैट देयर इज अ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इन द वर्ल्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डन बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखो साउथ वाले क्या कह रहे हैं, ओ भाई साहब क्या कह रहे हो आप, ये जो इकोलॉजी को तुमने बर्बाद किया है, जो एनवायरमेंट को तुमने बर्बाद किया है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, हमारे यहाँ तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। सो दे बिलीव, कौन से साउथ वाले, दे बिलीव दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव कॉज्ड मोर डिग्रेडेशन, देयरफॉर दे मस्ट टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। बात समझ में आ रही है। डेवलप्ड कंट्री क्या कह रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री कह रहे हैं भैया एनवायरमेंट प्रॉब्लम आ गई है तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक केयर दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, हमें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। साउथ वाले क्या कह रहे हैं, हेलो स्टॉप, रुकिए भाई साहब रुकिए जरा, तो आपने पहले पॉल्यूशन क्रिएट किया, आपने पहले एनवायरमेंट को डिग्रेड किया, तो हमने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, तो हम क्यों जिम्मेदारी लेंगे भाई साहब। ऊपर वाले क्या कह रहे हैं, बराबर जिम्मेदारी लो, नीचे वाले कह रहे हैं नहीं हम नहीं लेंगे बराबर जिम्मेदारी। जिम्मेदारी तो जिसने ज्यादा पॉल्यूशन किया है उसको ज्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसने कम किया उसको कम दी जाएगी। They believe that since developing countries are still under the process of industrialization and they must not be subjected to the same restrictions which apply to the developed countries। देख रहे हो, तो साउथ वाले क्या कह रहे हैं, भाई साहब हमने तो अभी स्टार्ट किया है, हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, तुम तो बहुत पहले से ही कर चुके हो। नॉर्थ वालों ने तो 1750 के बाद ही स्टार्ट कर दिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन, और हमारे यहाँ पे कब हो रहा है, 1990 में हो रहा है। तो बताओ 150 साल तक तो तुमने बर्बाद कर दिया, और जब हम डेवलप करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको देखने को मिलेगा इंडिया और चाइना, आप साउथ में एक डेवलपिंग कंट्रीज है, बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं, और यूँ समझ लो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इनका नाम आता है। तो जब ये ग्रो करने लगे तो इनको जलन होने लगी, तो ये कह रहे नहीं भैया तुम भी जिम्मेदारी लोगे, तो इन्होंने कहा नहीं हम नहीं लेंगे ऐसे जिम्मेदारी, दिस इज नॉट फेयर, हम नहीं मानेंगे इस चीज को। क्यों, क्योंकि तुमने पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, हम तो अभी शुरुआती स्टेज में, तुमने ज्यादा मतलब पहले इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया है, हमने तो अभी पॉल्यूट भी नहीं किया, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है, हमारी जिम्मेदारी कम है। हाँ ठीक है मानते हैं समस्या कॉमन है, ठीक है मानते हैं समस्या कॉमन है, मगर जिम्मेदारी कैसी लेनी पड़ेगी, अलग अलग लेनी पड़ेगी। तुमको ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, हम कम कंट्रीब्यूशन करेंगे, और हमें समय दिया जाए, हम अभी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेंगे क्योंकि यार हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम अभी पुराने जो रिसोर्सेस हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखो दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्सेप्टेड इन अर्थ समिट ऑफ 1992 एंड इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि भाई नॉर्थ वाले कंट्री जो हैं डेवलप्ड कंट्री, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, साउथ वाले कंट्री जो हैं उनको कम जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया था 1992 की अर्थ समिट में, जिसको हम बोलते हैं रियो अर्थ समिट, जो कहाँ पर हुई थी, ब्राजील में हुई थी 1992 में। और यहाँ पर डिक्लेरेशन करके एक्सेप्ट किया गया था। देखो Rio Declaration suggests that all countries of the world have contributed in the environment degradation, so they must involve in the protection of environment। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, दुनिया के जितने भी देश हैं, दुनिया में आपको देखने को मिलेगा सब ने थोड़ा बहुत या ज़्यादा करके एनवायरमेंट को डिग्रेड तो किया है, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, स्टेट्स शेयर ए कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी बट डिफरेंट अप्रोच। अब यहाँ पर कहा गया था कि ठीक है भाई, किसी ने ज़्यादा पॉल्यूट किया एनवायरमेंट को, किसी ने
कम किया, तो किसी ने एनवायरमेंट डिग्रेडेशन ज़्यादा किया, किसी ने कम किया। मतलब ये बात तो है कि ये समस्या कॉमन है, सब ने मतलब इसको पॉल्यूट किया है, सब ने एनवायरमेंट को डिग्रेड किया है, मगर अप्रोच अलग रहेगी। सिंस डेवलप्ड कंट्रीज हैव कॉज्ड मोर हार्म सो दे शुड बी टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे हैव रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट इट। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर चूंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने ज़्यादा एनवायरमेंट को डिग्रेड किया है और उनके पास पैसा भी है और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी बजाय किसके, साउथ के, मतलब है ना साउथ के जो कंट्रीज हैं। तो 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change focus on the principle of common but differentiated responsibilities because developed countries have caused more contribution in the global emission of greenhouse gases पर कैपिटा एमिशन इन डेवलप कंट्रीज लाइक इंडिया चाइना आर स्टिल वेरी लो। अब इसमें कहा गया था कि किस में कहा गया था, 1992 की यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में फोकस किया गया कि ठीक है भाई हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटीज का, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का, GHG का मतलब ग्रीन हाउस गैसेज का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा किया है, इसलिए इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। और अभी भी हम देखें तो इंडिया चाइना अभी भी लो चल रहे हैं, इनसे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी, समझ में आया ना। तो यहाँ पर क्या मामला निकल के आया था, क्या नॉर्थ वाले कह रहे थे, क्या साउथ वाले कह रहे थे, नॉर्थ वाले कह रहे हो भैया सबको बराबर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, साउथ वाले कह रहे पगला आ गए हो क्या, ऐसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, एनवायरमेंट तुमने पॉल्यूट किया, पैसा तुमने कमा लिया, अब जब हमारी कमाने की बारी आई तो तुमको जलन हो रही है, कह रहे हो कि बराबर बराबर में हम नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। एनवायरमेंट की जो डिग्रेडेशन है एक कॉमन समस्या है, बिल्कुल सब फेस कर रहे हैं, मगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज सबकी अलग अलग होगी। जिन्होंने पहले ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे, ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी और हेल्प करनी पड़ेगी, डेवलपिंग कंट्रीज की भी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके बाद में जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड कन्वेंशंस हुई या एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रीटी या कोई भी एग्रीमेंट हुआ तो वहां पर इसका ध्यान रखा गया, ठीक है। और इसी के तहत आपको देखने को मिलेगा, कई जगह आप पढ़ोगे इंडिया और चाइना को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एग्जेम्प्ट का मतलब छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बाकी कंट्रीज को अगर टारगेट 5 साल में खत्म करने तो इंडिया चाइना को बोला जाता था कि तुम ज़्यादा समय ले लो, ठीक है। और ये ऐसे नहीं हुआ, जब इन्होंने आवाज़ उठाई तब जाके उनको ऐसा कहा गया था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।